हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी 1 से लेकर के 16 चैप्टर तक 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा प्यारे बच्चों मॉडल पेपर के पैटर्न पर आधारित होगा, यानी बिहार बोर्ड जैसा क्वेश्चन तैयार करता है ठीक उसी प्रकार का सारा क्वेश्चन होने वाला है। तो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना क्वेश्चन आपको पहले से पता था। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ आपको बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे आप लोग को क्लिक कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि जितना भी क्लास करवाऊंगा नोटिफिकेशन मिलेगा तभी ना क्लास में ज्वाइन हो पाएंगे। फटाफट ये काम कर लेना है। और साथ में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आपको जुड़ जाना है। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरे मन के साथ वीडियो को देखिएगा, ये नहीं कि एकदम आधा अधूरा देखेंगे, तो ऐसे नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, तो आराम से देखिए, पूरे मन से देखिए और पूरा प्रयास करना है कि 70 100 जितना भी करवाऊं सारा ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने का। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होता है। देखो पहला नंबर क्वेश्चन कहोगे कि पहले करवाए, अरे प्यारे स्टूडेंट पहले का क्वेश्चन करवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बोर्ड लेवल का पैटर्न है, इसमें सब क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड में पूछा है ना वो वैसा क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ से समझिए आपकी तैयारी का ही पता चलेगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरॉन मॉडल है वो क्या प्रदर्शित करता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, 2026 में पक्का आ जाएगा। तो ऑपरॉन मॉडल है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो जीन का नियमन प्रदर्शित करता है। क्या करता है? जीन का नियमन, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको जीन रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? जीन रेगुलेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बात को ध्यान रखेगा। ऑपरॉन मॉडल जो है प्यार बच्चों ये जैकब और मोनार्ड वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, जो क्या प्रदर्शित करेगा? जीन नियमन यानी कि जीन रेगुलेशन को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक जो है नर युग्मक से संयोजन करके क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो ये आपका भ्रूणकोष है। क्या चाहिए? भ्रूणकोष, जिसमें 3 कोशिका यहाँ पर और 3 कोशिका यहाँ पर और 2 कोशिका यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो नर युग्मक से संयोजन करके कौन भ्रूणपोष बनाता है? तो वो ये आपका भ्रूण यहाँ पर बनता है और यहाँ पर आपका भ्रूणपोष बनता है जो त्रिगुणित होता है। कैसे होता है? 3n होता है, इसका 3n होता है, जो कि पहले भी मैं आपको फिगर के साथ पढ़ा चुका हूँ। तो ये त्रिगुणित होता है, यानी कि भ्रूणपोष होता है, त्रिगुणित होता है। तो किससे अभिक्रिया कर रहा है? तो ये नर युग्मक से संयोजन करके, तो नर युग्मक कौन है? नर युग्मक किससे अभिक्रिया करता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। तो द्वितीयक केंद्रक से अभिक्रिया करके यह भ्रूणपोष बनाता है। द्वितीयक केंद्रक में सारा चीज नामकरण में मैं आपको चैप्टर वाइज में पढ़ा चुका हूँ, तो याद रखना द्वितीयक केंद्रक से अभिक्रिया करके यह भ्रूणपोष बनाता है। और किसका फिगर है? तो आपको याद रखना भ्रूणकोष का फिगर है। ठीक है, पहले सारा चीज करवाया हुआ है। जीवाश्म में समानता पाए जाते हैं। देखिए जीवाश्म जो होता है हमेशा याद रखे, गलत आंसर नहीं याद आपको करना है। जीवाश्म जो होता है हमेशा तलछटे चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? जीवाश्म जो होता है ना वो हमेशा तलछटे चट्टानों में ही पाया जाता है। तो बात को ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा कि जीवाश्म में पाया जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि तलछटे चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन को आ जा रहा है कि ओकाजाकी, ठीक है, ओकाजाकी जो है प्यारे बच्चों टुकड़े किस दौरान बनते हैं? ठीक है, तो देखो ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ओकाजाकी जो होता है प्यारे बच्चों कब बनता है? तो डीएनए के पश्चगामी सूत्र के दौरान जो होता है प्यारे बच्चों ये बनता है। कभी कभी जो है यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो कभी कभी आवश्यकता पड़ जाता है प्यारे बच्चों कि इसमें डीएनए के असंतत दुग्नन के समय भी बन जाता है। तो क्या इसका आंसर लगेगा बताइए? देखिए यहाँ पर आप लोग ज्यादातर देखिएगा तो आपको एक ही आंसर मिलेगा, ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं? तो सबको पता है कि डीएनए का पश्चगामी सूत्र जो होता है जो द्विघटन काम नहीं करता है उसी के दौरान बनता है। लेकिन यहाँ पर आपका दो ऑप्शन है, ऑप्शन डी में बी और सी दोनों। तो बता दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पूरा बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं ये वाला क्वेश्चन डीएनए के पश्चगामी के दौरान, जो कि मैंने फिगर में बताया है द्विकुंडली संरचना, तो वो भी है। लेकिन यहाँ पर द्विगुणन भी करता है, जैसे डीएनए जो होता है अपना कॉपी करता है, तो इस प्रकार से मैंने बताया था। तो यहाँ पर ओकाजाकी जो टुकड़े बनते हैं डीएनए के पश्चगामी सूत्र में तो बनवे करते हैं, यानी कि आपका यहाँ पर आज से डीएनए का असंतत द्विघटन जो होता है उस समय भी बनता है, इसीलिए इसका सही जवाब डी नंबर हो जाएगा। और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बात को ध्यान रखेगा। ठीक है, एम वीवीआई इसको थोड़ा कर लीजिएगा।
और बहुत मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। ओका जाके टुकड़े किस दौरान बनते हैं? तो ये आप लोग जानते होंगे डीएनए के पक्षगामी के दौरान, लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि द्विगुणन, डीएनए के द्विगुणन असंतत के समय भी ये वाला काम होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा डी नंबर होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले भी मैं बोल चुका कि मॉडल पेपर के पर आधारित क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा आप लोग समझिए, इग्नोर मत कीजिएगा। अगला देख लीजिए, मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं। देखिए मनुष्य में जो एंटीबॉडीज बने होते हैं, जो कि 8वां चैप्टर में पढ़ाया है, मनुष्य का जो एंटीबॉडीज जो बना होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। बात मतलब मनुष्य में जितना भी एंटीबॉडीज है ना, वो आपका ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। किससे? ग्लाइकोप्रोटीन से। हाँ, हमेशा याद रखो, जो मानव शरीर में जो एंटीबॉडी बना होता है वो आपका ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। इस बात को थोड़ा समझिए, अगर नहीं समझेगा तो बड़े दिक्कत हो जाएगा। मनुष्य में एंटीबॉडीज बना होता है तो किससे? ग्लाइकोप्रोटीन। याद रख लो, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, याद रहे कौन जलीय पौधा नहीं है। देखिए जलीय पौधा नहीं है की बात किया जा रहा है। आकाशीय जो दिया गया इसका मतलब होता है बबूल। क्या होता है? बबूल। अब बताओ, बबूल होगा पानी में ना? बबूल जो होता है प्यारे बच्चों, बबूल ये पानी में होता है ना भाई, ये पानी में कहाँ से हो जाएगा? नहीं। आकाशीय का मतलब बबूल पानी में नहीं होता, इसलिए जलीय पौधा नहीं होगा। रापा का मतलब सिंघाड़ा, सिंघाड़ा जल में ना होता है, बताइए। सिंघाड़ा जल में होता है तो ये आपका जलीय पौधा है। हाइड्रिला में जलीय पौधा है। नीलंबो, नीलंबो का मतलब कमल, कमल पानी में ना उगता है, इसीलिए ये सब जलीय पौधा है। लेकिन हमसे पूछा जरा नहीं है, तो आकाशिया का मतलब होता है बबूल का पेड़। और बबूल का पेड़ जो होता है कहाँ होता है? मरुस्थलीय इलाका में ना होता है बबूल का पेड़। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ट्रापा सिंघाड़ा जलीय पौधा है, हड्रेला जलीय पौधा है, नीलंबो यानी कमल भी जलीय पौधा। लेकिन नहीं की बात किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, नहीं की बात की जगह आकाशिया बबूल जो है जलीय पौधा नहीं है। अगला देख लीजिए, टर्नर सिंड्रोम की बात किया जाए। टर्नर सिंड्रोम किसमें पाया जाता है? तो टर्नर सिंड्रोम जो था महिलाओं में पाया जाता है। एग्जाम में आएगा टर्नर सिंड्रोम क्या है, क्लाइफिल्टर सिंड्रोम क्या है, तो बहुत ज्यादा पूछा है। टर्नर सिंड्रोम पहली बात तो महिलाओं में होता है। इसमें एक गुणसूत्र क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, इनके गायब हो जाता है, मतलब कि कमी हो जाता है। इसमें जो होता है ना लड़कियों में 44, लड़कियों में होता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें जो होता है 44 प्लस एक्स, और यहाँ से बाई एक्स एगो गायब हो जाता है, ठीक है। एक्स की जगह ओ आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण इसका शरीर थोड़ा देखिएगा तो कुछ अजीब लगेगा, ठीक है। तो ध्यान देगा, टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्रों की संख्या देखिएगा ना, जिससे 45 हो जाता है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाता है, ठीक है। और एक गुणसूत्र कमी होने के बहुत सारे लक्षण है, जो कि मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको लिखवा दिया हूँ, ठीक है, सारा चीज। तो यहाँ पर 45 गो होता है, बात को ध्यान रखिएगा। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या याद करना, एगो टर्न कर जाएगा, टर्न का मतलब टर्न कर गया। और क्राइफिल्टर जो होता है, जो पुरुषों में होता है, उसमें वो गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाता है। और दोनों ही बड़े खतरनाक चीज है, मतलब कि समझो बड़े खतरनाक बीमारी है, ठीक है, जो कि किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी नंबर। अगला देख लीजिए, अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है? तो सोमनिफेरम पौधा सुने होंगे, तो देख लीजिए पेपर सोमनिफेरम से अफीम प्राप्त होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिए। अफीम प्राप्त होता है कौन पौधे से? तो पाइपेवर सोमनिफेरम। कैसे? पाइपेवर सोमनिफेरम से कौन प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना, अफीम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वे लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट सब कहां पर बनता है? एकदम बढ़िया से पढ़ाए 8वां चैप्टर, इतना मक्खन की तरह क्या बता दें। वे लिम्फोसाइट हो या टी लिम्फोसाइट, इसका निर्माण होता है सिमज्जा में। बहुत मजे मजे में पढ़ाए इस चैप्टर को, बहुत बढ़िया चैप्टर है। इस चैप्टर से मैंने गेस कर दिया है कि इस चैप्टर से 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं आगामी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लीजिए। मानव स्वास्थ्य एवं रोग बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है, बहुत अच्छा से पढ़ा चुके हैं। तो ध्यान रखना, अस्थिमज्जा में बनेगा क्या चाहिए? लिम्फोसाइट। मनुष्य में प्लाज्मोडियम के संक्रमण अवस्था होते हैं। देखिए मनुष्य में जो प्लाज्मोडियम होता है, जैसे कि मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये कौन सी संक्रमण अवस्था का होता है? जो जैसे कि मच्छर काटा, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम के अवस्था होता है, परजीवी होता है, परजीवी प्लाज्मोडियम का है। मच्छर काटा तो वो किस रूप में प्रवेश करेगा? तो वो आपका स्पोरोजोइट के रूप में प्रवेश करेगा। यानी कि मच्छर मच्छर काट लिया ना, तो मलेरिया होने का रहेगा। मलेरिया पता ना, मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से होता है, वो काटेगा। तो ये जो है ना संक्रमण किस अवस्था में शरीर में प्रवेश करेगा? तो वो आपका करेगा, ये अवस्था कहलाता है स्पोरोजोइट। क्या कहलाता है? स्पोरोजोइट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस साल पूछा गया था कि मलेरिया जो होता है किस परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इस साल आया हुआ क्वेश्चन है, इतना आसान पूछ देता। हाँ, अरे आपके एग्जाम में पूछेगा, काहे के टेंशन ले रहे हैं, मेहनत करते चलिए ना, एकदम दबा के मेहनत कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
अगला क्वेश्चन कहा जाए टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसमें होता है? टीआई प्लाज्मिड किसमें होता है बताओ? टीआई प्लाज्मिड का चित्र भी बता चुका हूँ पीवीआर 322 का, ठीक है। पीवीआर 322 का चित्र आता है, वो बता देता हूँ। उसका सबसे बढ़िया बायोलॉजी का तैयारी चल रहा है, जिसको आता है उसको, और जिसको नहीं आ रहा है वो समझिए साधारण एग्जाम जाएगा। और जिसको आ रहा है पीवीआर 322 का चित्र बनाए, बहुत बढ़िया है, पढ़ने में मेहनत करते रहिए। टीआई प्लाज्मिड निम्नांकित में से किसमें प्राप्त होता है? तो आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरेफेंसियस में प्राप्त होता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरेफेंसियस, ठीक है। और एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, जो पढ़ाता हूँ वही बात करता हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं पढ़ाए तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आप सही जगह पर मेहनत करते रहिए, रोज रिविजन कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना आसान आसान पैटर्न है, ऊपर से बिहार बोर्ड डबल क्वेश्चन करता है, आधे का जवाब देना होता है, तो कहीं दिक्कत होगा ही नहीं आप लोगों को। बस जितना करवाते हैं बस रिविजन करते चलिए, जितना करवाते हैं रोज प्रैक्टिस कीजिए, और जो नहीं याद रहे उसको स्टार मार के हमेशा लिख लिया करो। क्यों लिखना है? क्योंकि लिखने से आपको जो होता है ज्यादातर रिवीजन हो जाता है, और बार बार देखने से अच्छे तरीके से याद हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आप बताओ, ये क्वेश्चन मैं बताऊं, बताओ टोटल आनुवांशिक कोट कितना है? किसी को याद है? अब कहो कि ना याद है, बहुत पहले पढ़े, एकदम लग रहा है कि फिर से जो ऐसा बोलेगा, ठीक है। पहले पढ़ा दे तो याद रहना चाहिए। 64 को टोटल कोट होता है, ठीक है, जिसमें से 3 को समापन कोड होता है। क्या होता है? 3 को समापन कोड होता है, 3 को समापन कोड होता है ना, और 2 को होता है प्रारंभिक कोडन, 2 को प्रारंभिक कोडन होता है। तो समापन कोड की बात कहा जा रहा है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए प्रारंभिक कोड, जो कि जोग होता है, जो मेन होता है जी यू जी होता है, फिर उसके बाद ए यू जी होता है। तो ये दोनों क्या चाहिए है? तो ये आपका प्रारंभिक कोडन है। क्या चाहिए? प्रारंभिक कोडन। समापन कोड जो होता है वो आपका होता है यू ए ए। तो यहाँ पर यू ए यू जी ए, ध्यान दीजिएगा, यू जी ए जी ए, ये सब जो है प्यार बच्चों आपका क्या चाहिए, तो ध्यान में रखिएगा, आपका समापन कोड है। तो समापन कोड की बात किया जा रहा है मेरे प्यारे लाल, इसीलिए आपका यूएए जो है ना आपका समापन कोड है। अगर आपको नहीं पता तो मैं क्या करूंगा आप लोग का, बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पीटना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा पीटते हैं। बताइए, पहले से पढ़ाया हुआ चीज अगर आपको ना आए तब पीटते हैं, ठीक है। तो जितना भी हम आपको करवाते हैं एकदम आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन करते चलिए, ताकि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, और दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, समापन कोड क्या चीज होता है, तो याद रखना प्यार बच्चों, यू ए होता है, यू जी होता है, ए जी यू होता है, ये सब करवाया हुआ ठीक चीज है, ठीक है। क्यों क्वेश्चन छूट गया था। क्रायोजेन किस फसल को वोल्केनिक से बचाता है? तो क्रायोजेन जो होता है किस फसल को वोल्केनिक से बचाता है? तो कपास से बचाता है, ठीक है, कपास से बचाता है। यानी क्रायोजेन जो होता है किस फसल को वोल्केनिक से बताता है? बताए ना, बढ़िया से 9 चैप्टर में पढ़ाए हैं। तो कपास को बचाता है, ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आ जाए, 14 नंबर क्वेश्चन है डीएनए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गया। डीएनए का संरचना आपको पता है? डीएनए की संरचना 5' to 3' होता है, ये वाला संरचना 5' से 3' तक। तो बताओ यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि ये द्विकुंडी संरचना होती है, तो ये हमेशा प्रति समांतर तथा पूरक होता है। क्या होता है? समानांतर तथा पूरक। चैट बॉक्स में लगा दीजिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द्विकुंडी कुंडली होता है कि दूसरे के प्रति समानांतर, मतलब प्रति समानांतर उल्टा होता है। जैसे इस प्रकार होता है ना 5' to s, फिर 3' to s, इस प्रकार से संरचना, तो एक दूसरे का उल्टा होता है, मतलब प्रति समांतर तथा पूरक होते हैं। यहाँ पर सही, अरे रात जो का दिक्कत है, बोर्ड में आया हुआ है कि डीएनए द्विकुंडली की संरचना होती है प्रति समांतर तथा पूरक होती है, ठीक है। किसकी संरचना? तो डीएनए की, और संरचना करवा चुके हैं। बताओ वो अंडाणु के कोशिका में कौन सी संरचना ही नहीं होती है? देखो नया नया अंडाणु है तो उसमें कौन सी संरचना नहीं होती है, ठीक है। तो पहली बात तो राइबोसोम होता है, गोल्जी का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन सेंट्रोसोम नहीं होता है। ये निषेचन के बाद शुक्राणु से प्राप्त होता है, इसमें ये क्या चाहिए? अंडाणु में सेंट्रोसोम, ठीक है। तो अंडाणु के कोशिका में कौन सी संरचना नहीं होती है? तो नहीं होती है, तो आपको याद रखना है कि सेंट्रोसोम इसमें होता ही नहीं है। बाकी रिबोसोम होता है, गोल्जी का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब होता है। नहीं होता तो कौन नहीं होगा? सेंट्रोसोम नहीं होगा, निषेचन के बाद प्राप्त होता है, ठीक है। किससे प्राप्त होता है बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रतिलेखन क्रिया में कौन जो है एंजाइम की आवश्यकता होती है? देखो प्रतिलेखन की क्रिया क्या चीज होता है? डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को प्रतिलेखन या अनुलेखन भी उसको बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इतना कोई नहीं एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, जितना बढ़िया से मैं आपको
पूरा गहराई बता दूं ताकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ना छूटे। ठीक है, तो प्रतिलेखन की क्रिया कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि डी, पहले बताओ प्रतिलेखन में क्या होता है, अनुलेखन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको तो ट्रांसलेशन कहते हैं, पता है ना। लेकिन हमको पूछ रहे डीएनए से आरए बन रहा है तो उसको क्या क्या बोलेंगे? उसको डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको अनुलेखन कहते हैं। और अनुलेखन में जो यूज होता है किसका यूज होता है? अभी हम आपको बोले आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है। क्या चीज होता है? आरएनए पॉलीमरेज। ध्यान से समझो, रट्टा नहीं मारो। डीएनए से आरएनए बनता है, उसको अनुलेखन में बोल सकते हैं, प्रतिलेखन में बोल सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन में बोल सकते हैं। लेकिन आरएनए से प्रोटीन बनेगा, उसको सिर्फ एक नाम बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे पता है? ट्रांसलेशन या अनुवादन बोलेंगे। ठीक है, बात को ध्यान दीजिएगा, कभी रट्टा मत मारेगा। तो डीएनए से हमको आरएनए प्राप्त हो रहा है, यानी अनुलेखन हो रहा है। अनुलेखन में जो एंजाइम यूज होता है वो आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आरएनए पॉलीमरेज यूज होगा तो होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जाए कीटों तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं। अब कहोगे अच्छा कीट और पक्षी के पंख दोनों उड़ने का काम कर रहा है, समझाते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। अरे उड़ने का तो काम कर रहा है लेकिन उसकी संरचना अलग होती है, इसलिए असमझात अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असमझात अंग। ठीक है, कीट में देखिएगा तो किसी का, कीट में बहुत सारा चिन्ह आ गया। क्या किया जाएगा कीट में? किसी का 10 को पंख वाला आ जाएगा, किसी को 2 पंख रहेगा, और पक्षी का 2 गो रहबे करता है, किसी का अलग अलग ना हो जाएगा। इसलिए संरचना समान नहीं है, भले उड़ने का काम हो रहा है। इसलिए यहाँ समझौता है, समझौता समझौता इतना अच्छा से करवा चुका। 5 नंबर में आएगा तो क्या होगा? अरे बाप रे, फिर पता चला कोई याद नहीं है। लीजिए 7वां चैप्टर पढ़ाने से कौन फायदा फिर हुआ? इसलिए रिवीजन जरूरी है। जो रिवीजन कर रहा है गर्दा उड़ा देगा एग्जाम में। ठीक है, असमझात हो जाएगा। समझात आज में आग में पता है कौन होता है? हमारा हाथ। आप लोग का भी हाथ है, हमारा हाथ थोड़ी, आपका भी हाथ है ना। आपका हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। कुत्ता का अग्रपाद देखे हैं, 5 गो छपता है, चलता है तब। तो बताइए, दोनों का देखिएगा संरचना समान है लेकिन कार्य भिन्न है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, असमझात अंग हो जाएंगे कीटों तथा पक्षियों के पंख। याद रखना, समझात में एक ही वो सबसे ज्यादा पूछता है, वो है मनुष्य और कुत्ते का अग्रपाद। रिलैक्सिन का श्रावण कहाँ से होता है? देखो कॉपर लिथियम से श्रावित होता है। आप कहोगे जैसे कि डिलीवरी होता है ना, तो उसी समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कॉपर ल्यूटियम। ठीक है, तो रिलैक्सिन कहाँ से श्रावित होता है? तो कॉपर ल्यूटियम से आपका श्रावित होता है। कॉपर ल्यूटियम कहाँ पास होता है? अंडाशय में पास होता है। आपको पता है, अंडाशय का चित्र भी बढ़िया से करवाए और आपके बोर्ड में 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, तीसरा चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो और भी आपको पढ़ाना है बहुत बढ़िया से, मानव जनन चैप्टर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके बोर्ड में आएगा कि अंडाशय का चित्र बनावे, जिसमें कॉपर ल्यूटियम इसी का भाग है। और इससे जो श्रावित होता है प्रोजेस्टेरॉन श्रावित होता है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। हाँ याद रखिएगा, नहीं आता तो बहुत दिक्कत की बात है। अरे यार एक बार ना पहले बहुत बार पढ़ा चुके हैं। प्रोजेस्टेरॉन श्रावित होता है और रिलैक्सिन का जो श्रावण होता है यही से होता है कॉपर ल्यूटियम से। ठीक है, ध्यान रखिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर रुख कीजिए। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि शुष्क अनुक्रमण में कौन अग्रणी होता है? तो शुष्क अनुक्रमण में दोस्तों लाइकेन जो होता है वो अग्रणी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जरा कौन, हाँ ये देखो यहाँ पर आप लोग देखिएगा ना क्वेश्चन बैंक में, तो आपका ये वाला आंसर दे देगा जो कि गलत है ना। कोई दिक्कत ना, आर्सेनिक सही है लेकिन निकेल भी सही है, क्योंकि जल में भारे प्रदूषक पूछा जा रहा है, भारे धातु प्रदूषक, तो निकेल भी है और आर्सेनिक भी है। मतलब दोनों ऑप्शन लगाने में क्या दिक्कत है तुम लोग को बताओ? दोनों ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आंसर करना, मैं विश्वास करता हूँ दोनों ऑप्शन पर। निकेल भी होता है, आर्सेनिक जो होता है ना वो जल का भारे प्रदूषक होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए और बी, यानी दो, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अंडोत्सर्ग होता है, बताओ अंडोत्सर्ग कब होता है? ठीक है, अंडोत्सर्ग का मतलब होता है पीरियड। ठीक है, तो अंडोत्सर्ग होता कब है? तो लगभग 14वें दिन होता है, यही ना होता है। और ये अंडाशय में होता है, यानी दोनों चाहे अपरा तो बात की बात है। ठीक है, अंडाशय में पहली बात होता है और हर 14वें दिन होता है अंडोत्सर्ग। ठीक है, और 28वें दिन क्या होता है? 28वें दिन मासिक चक्र होता है। क्या होता है? मासिक चक्र, जो हर महीने 28वें दिन होता है। ठीक है, तो मासिक चक्र क्या है? आपके बोर्ड में 2 नंबर में पूछेगा तो लिखा जाएगा ना, कि भी बताना पड़ेगा, सब बताने की चीजें याद होना चाहिए सब। तो लगभग 14वें दिन है, तीसरा चैप्टर में पढ़ना है। और 14वें दिन क्या होता है? इसका लेवल बढ़ जाता है। इसका फुल फॉर्म बता देना क्या होता है ये। ठीक है, एलएच हार्मोन बढ़ जाता है। और अंडाशय में जो होता है क्या चीज होता है? अंडोत्सर्ग होता है और लगभग 14वें दिन होता है। और किसका स्तर बढ़ जाता है? तो ये होता है, कमेंट बॉक्स में आपका जवाब देना है, जरूर दीजिएगा। ठीक है,
अगला देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे तो कहा जा रहा है कि मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होता है। तो मनुष्य में लिंग गुणसूत्र के बाद ऐसा थोड़े कहा गया कि पुरुष में पूछ रहा है, ऐसा थोड़ी है कि स्त्री में पूछ रहा है। अरे मनुष्य का मतलब हुआ पुरुष और स्त्री दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक सेक्स जो कि पुरुष में पास होता है और स्त्रियों में एक्स वाई पास होता है, यानी डी नंबर में दिया गया 2A और सी दोनों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि पुरुष में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, पता ना 44 प्लस एक्स एक्स किसमें होता है, तो ये पुरुषों में होता है, ठीक है। ये एक्स एक्स, और महिलाओं में क्या होता है 44 प्लस, सॉरी, ये महिलाओं में ना होता है एक्स एक्स और पुरुषों में होता है एक्स वाई, ठीक है। ये महिलाओं में होता है, पुरुषों में होता है। तो बताइए दोनों गुणसूत्र पास जाता है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए प्यार बच्चों, भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ है। देखिए भ्रमणशील जो आपका दोस्तों जो जो भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ है वो आपका ट्रांसपोजन कहलाता है, जिसको एक और नाम बोलते हैं जो ध्यान में हमको नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन याद रखिए ट्रांसपोजन कहते हैं भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ। अब ये देखो मस्त क्वेश्चन है, 7वां चैप्टर में पढ़ा है एकदम इतना बढ़िया से मक्खन की तरह, और बोले हैं कि एक क्वेश्चन पक्का ये वाला आवेगा। तब हमको कमेंट करके बताइए कि जीवाणु और विषाणु के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि पायरेपाइटा संयोजक कड़ी है किसके बीच का, चलिए बता दीजिए एक बार प्यारे बच्चों। ये देखो सरीसृप और पक्षियों के बीच आर्थ्रोपोडा कहलाता है, दूसरा होता है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है पायरेपाइटा संयोजक कड़ी होता है किसके किसके बीच का बीच, चलिए फटाफट बता दीजिए 25 नंबर क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इससे आपके हर साल लगभग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बताइए कार्य सारा लिखवा चुके हैं पहला 7वां चैप्टर में। तो देखो पायरे जो संयोजक कार्य होता है आर्थ्रोपोडा तथा एनेलिडा के बीच में होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्या चाहिए, मोस्ट वीवीआई। अगर इतना करने के बावजूद भी याद न रहे तो आपका लक्षण दे रहा है कि बायोलॉजी में 14 को सब्जेक्ट ज्यादा सही नहीं होने वाला 35 में, और बायोलॉजी में आप लोग हो सकता है कि 50 के नीचे ही ठहर जाए। कड़वा है लेकिन सत्य है, लेकिन हम आपको मुंह पर बोल देते हैं क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब लोग बढ़िया बढ़िया पानी पी लेता है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कोई भी लगा लेगा मेहनत से, लेकिन बायोलॉजी में नंबर भी नहीं काटता है, इस बात को ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिव जब 35 में 35 सही कर दिया उसको कोई रोकेगा 90 नंबर आने से, नहीं। सब्जेक्टिव खाली सही सही होना चाहिए, 90 प्लस ही आ जाएगा, फिर भी टारगेट होना चाहिए 95 96 97 ऐसा। तो बताइए पायरेपाइटस सोजा करिए आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच। अभी ये याद नहीं रखिएगा और एग्जाम में आवेगा तो कुछ हम वहां पर फिर बता भी आवेंगे तुमको। अरे तुमको एक बार मैंने क्लियर करना है तो क्लियर कर लीजिए, और जो बोलते हैं वो पक्का आवेगा एग्जाम में। एग्जाम के बाद प्रूफ दिखा देंगे तो मुंह लटक जाएगा, इसीलिए मेहनत कर लो आज। और सर झुका के पढ़ लोगे तो उस दिन सर उठा के चलोगे कि मेरा 35 में 35। कोई बोलते ही रहे, ऐसे करके चलिएगा आप लोग। अगला देखिए गोडेबरेज ने प्रस्तावित किया था, क्या प्रस्तावित किया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ना, म्यूटेशन का सिद्धांत, यही वाला म्यूटेशन थ्योरी, यानी गोडेबरेज ने प्रस्तावित किया था। क्या प्रस्तावित किया था, तो ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ये पूरा नाम है गोडेबरेज, ठीक है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत, और उत्परिवर्तन के द्वारा ही जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है। जैसा कि पता है आप लोग कहते हैं, आप लोग ने पूर्वज पहले सभी लोग कहते थे कि हम लोग बंदर के प्रजाति हैं, तो बंदर के प्रजाति होंगे, लेकिन उत्परिवर्तन होगा। उत्परिवर्तन का होता है म्यूटेशन, और म्यूटेशन जब होता है उत्परिवर्तन होता है तो नया जातियां बनता है। जैसे हम लोग हो सकता है बंदरे से सही में बने हैं, हो सकता है ना, क्योंकि बंदरे के जैसे हम लोग का हाथ पैर सब कुछ है, और धीरे धीरे कुछ गायब हुआ। अगला देख लीजिए ट्रांसजेनिक हिरोडिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। तो बताइए ट्रांसजेनिक हिरोडिन जो है तो ब्रासिका नाइपर से पौधे से प्राप्त होता है। ट्रांसजेनिक हिरोडिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, तो ब्रासिका नाइपर से पौधा होता है उसी से प्राप्त होता है हिरोडिन आपका, ठीक है। ट्रांसजेनिक हिरोडिन प्राप्त होता है तो ब्रासिका नाइपर पौधे से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए एंट अमेवा, ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एंट अमेवा हिस्टोलिटिका निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एंट अमेवा, और 11th का याद आएगा क्योंकि 11th में पढ़ाया हुआ है दूसरे चैप्टर बायोलॉजी में, और वही क्वेश्चन समझिए आ गया था 12th में पढ़ना तब ना आया। कहा जाए कि एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है निम्नलिखित में से किसका रोगजनक होता है, तो एंट अमीबा के लिए यूज होता है एमिया अमीबियासिस, और याद हमको 12th में पढ़ाए हैं 8वां चैप्टर में, ठीक है। अमियाविसिस, अमीबियासिस जो है यही है प्यार बच्चों एंट अमीबा हिस्टोलिका का रोगजनक, मतलब कि रोगजनक इसी के कारण से होता है, रोगजनक रोग पैदा करने वाला,
अगला देख लीजिए, एक पारिक तंत्र के कितने घटक है बताओ। इस चैप्टर बढ़िया से पढ़ाए पारिक तंत्र एकदम क्या बताए, मक्खन मक्खन बोलते बोलते थक गए। अरे कितनों चिकन से पढ़ा देंगे, अगर मेहनत नहीं ना करने वाला कोई फायदे नहीं है। बात को समझ, इतना बढ़िया से पढ़ाऊंगा हर एक चैप्टर को। हमको लगता है कि वहीं पर याद हो जाना चाहिए और बार बार रिवीजन करने से अब तक याद रहना चाहिए था। अगर नहीं याद है तो क्या हाल आप लोग का। एक पाई तंत्र के दो घटक जैविक और अजैविक घटक होते हैं, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जैविक और अजैविक घटक। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है, आप बताओ क्वेश्चन में युग्मक विलयन बच जाए, युग्मक संलयन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, युग्मक विलयन से शब्द चल सकता है, ठीक है। तो युग्मक विलयन किसमें होता है, आज ये पढ़े हैं, युग्मक विलयन किसमें नहीं होता है, तो असंग जनन में नहीं होता है। युग्मक का संलयन बिना मतलब के युग्मक बिना संलयन के बीजों का निर्माण हो जाता है, तो ये असंग जनन कहलाता है। आज ये क्वेश्चन करवाए एकदम आज से करवाए हैं, ये प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन का नहीं होता है कि निषेचन नहीं होता है, बिना निषेचन का काम हो जाता है, आसांग जनन कहलाता है। पहले चैप्टर में, आज तीसरा चैप्टर में करवा दिए थे क्रैश कोर्स में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सुपोषण इनमें से किसमें पाया जाता है, तो देखो सुपोषण जो होता है ना प्यारे स्टूडेंट्स, कहाँ पे पाया जाएगा बताओ। तो यहाँ पर देख लीजिए, सुपोषण जो होता है लवण मृदा में पाया जाता है। क्यों लवण मृदा में पाया जाता है, क्योंकि वहां पर मीठा जल होता है, और ये सब जो पर्वतों पर, यहाँ पर, वहां पर जिलों में, वहां पर मीठा पानी नहीं होता है, और सुपोषण उसमें पाया जाता है जहां पर मीठा पानी हो, ठीक है। तो लवण मृदा में पाया जाएगा, जो कि आपका ये नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। ना इसका सही जवाब तो झील भी होना चाहिए, क्योंकि झील भी मीठा पानी का उदाहरण है, ठीक है। तो आप लोग लगा लीजिए इसको ना करके झील में है, ठीक है। लवण का मतलब जानते हैं ना, लवण का मतलब नमक जैसा हो जाता है, नमक जैसा का मतलब कड़वा ना हो जाएगा, थोड़ा सोचने वाली बात है। और पर्वत पर भी वैसा ही हो जाएगा, कृषि योग्य भूमि में भी वैसा ही हो जाएगा। झील सही है, जैसे झील में कई पानी पिए मीठा पानी रहता है, एक बार सोचिए कल्पना कीजिए, झील वाला पानी मीठा होता है, पीने लायक होता है, कहीं पिए होंगे आप लोग, ठीक है। तो लवण का मतलब हो जाता है नमक जैसा, मतलब नहीं होगा, ठीक है। सुपोषण हो जाएगा झील में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या बताऊं, ये बहुत बढ़िया से पांचवा चैप्टर पढ़ाया हूँ, और मैं बोला हूँ कितना, और माथा फूट जाएगा हमको बोलते बोलते। कई बार बोला हूं कि पांचवा और छठा चैप्टर बायोलॉजी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके लिए शब्द ही नहीं है व्याख्या करने के लिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछा है डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 मतलब कि सेकंड पीरियड में फिनोटाइपिक अनुपात कितना होता है, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवाया था, 9:3:3:1। तो यहाँ पर मेरा लीजिए कहाँ पर देगा, 9:3:3:1। और यहाँ पर जो पहला अनुपात जो होता है फिनोटाइपिक अनुपात प्रथम पीढ़ी में, वो क्या होता है कमेंट करके बताएगा। ये कैसे आया था, गुना करके भी दिखाए थे, और आप लोग को खाए थे कि घर से बना के लाना है, ठीक है। तो कमेंट करके आप लोग को बताना है, तो बताइए दी, किस पौधे के जड़ में पौधे किस पौधे के जड़ में नए पौधे जन्म देता था, डहालिया। ये नए, किस पौधे के जड़ नए पौधे को जन्म देता है, तो वो डहालिया है, ठीक है। डहालिया एक ऐसा पौधा है जिसमें जड़ों से नए पौधों को जन्म देता है, जड़ से नया पौधा देता है, तो वो डहालिया पौधा का श्रेणी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 34 नंबर क्वेश्चन, आंता कवक इनमें से किसका उदाहरण है। चलिए बताइए, आंता कवक मेरे प्यारे बच्चों किसका उदाहरण, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो फटाफट लगा दीजिए, आंता कवक जो है किसका उदाहरण है, आंता कवक में कौन सा उदाहरण है, आंता कवक से ग्लोमस, ये आपका देव एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्लोमस जो का आंता कवक का उदाहरण है, ठीक है, आंता मूल कवक। अम्लीय वर्षा का कारण क्या था, इतना आसान क्वेश्चन करने से आ गया। अम्लीय वर्षा चैप्टर लास्ट वाला पढ़ाए थे ना, वायु प्रदूषण चैप्टर का नाम को चिता याद भूल जाते हैं, वायु प्रदूषण चैप्टर का साथ नाम, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या चीज है, तो अम्लीय वर्षा का प्रदूषण का कारण वायु प्रदूषण है, पता ना वायु प्रदूषण जो होता है, जैसे H2 करेगा अभिक्रिया H2O से, तो क्या बना देगा बताओ तो, H2SO3 सल्फ्यूर, ये आपका बना देगा ना सल्फ्यूरस अम्ल, और SO3 से अभिक्रिया पर करेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यही ना जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। अम्लीय वर्षा का कारण तो वायु प्रदूषण, अम्लीय वर्षा होने के कारण पता है ऊपर में जो है ना, कैसे बोलते हैं, ओजोन परत क्षय हो रहा है, जब ओजोन परत क्षय होगा तो सभ्यता समाप्त, पता नहीं चलेगा, अगला सभ्यता फिर नया जन्म लेगा, फिर पता चलेगा कि अच्छा इंसान भी हुआ करता था आज से कुछ साल पहले, जैसे आज से 5,000 वर्ष पहले किसी को पता है कैसे सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुआ, आज तक नहीं पता चला है, और शायद ही पता चले भविष्य में, नहीं पता चला है। जैसे कि पिरामिड बना हुआ है बहुत पहले पहले सभ्यता का, 5,000 6,000 वर्ष पहले, उस सभ्यता कैसे समाप्त हुआ पता चला नहीं ना,
इसी प्रकार ये भी सभ्यता समाप्त हो जाएगा एक दिन, फिर पता नहीं चलेगा कैसे समाप्त हुआ। खुजल करो इंसान। इसीलिए वायु प्रदूषण जो है मिलिए वर्षा का मुख्य कारण है। प्रकृति से कोई नहीं जीता है, ठीक है। प्रकृति से छेड़छाड़ का मतलब दुनिया समाप्त। इसलिए बहुत कम पेड़ लगाते हैं, तो बहुत ज्यादा लगाइए। कम से कम एक साल में कम से कम एक पौधा, या जिंदगी में एक पौधा जरूर लगावे और प्रदूषण कम फैलाएं। अगला देखिए, धातु रंध्र किसमें पाए जाते हैं? तो धातु रंध्र किसमें पाया जाएगा? बताओ ये क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन बता दो। धातु रंध्र बहुत पहले से पढ़ाते जा रहा हूँ कि धातु रंध्र जो होता है मरुद्भिद में पाया जाता है। किसमें? मरुद्भिद। और मरुद्भिद क्या है? तो पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन है, लास्ट के चैप्टर में से पढ़ाए हैं। धातु में पाए जाते हैं तो मरुद्भिद में पाए जाते हैं रंध्र, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, हाँ ये बताओ, आर्कियोप्टेरिक्स पहले बताओ किसके बीच किस कड़ी है? बता दोगे ना तो मेरे इधर से एकदम सलाम आपको है कि एकदम मेहनत कर रहा है बंदा, एकदम लगे हुए है, ठीक है। तो बताइए आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में विकसित हुआ है? तो ये तो जुरासिक काल में विकसित हुआ था, इसमें तो कोई दिक्कत है, कोई शक की बात नहीं है। जुरासिक काल में ये आपका विकसित हुआ था। कौन सा काल? जुरासिक काल, जो बहुत पहले हुआ करता था। अभी नहीं, अरे अभी नहीं, डायनासोर आया करता था ना, उस समय की बात कर रहा हूँ, लगभग लाखों वर्ष पहले। तो वो जुरासिक काल जो था पहले जो आर्कियोपेरिक्स काल में विकसित हुआ। और सुनिए मेरी बातों को, जुरासिक काल में तो विकसित हुआ, लेकिन किसके बीच की कड़ी है ये? पक्षी आसमान में चलता है, नीचे में रेंगता है, कौन? तो नीचे में रेंगने वाला जमीन पर किसका कब्जा था करोड़ों वर्ष पहले? तो किसका? सरीसृप डायनासोर। नाम तो सुनेंगे, नाम ही काफी है डायनासोर। डायनासोर और पक्षी के बीच की कड़ी क्या कहलाएगा? तो आर्कियोप्टेरिक्स। जुरासिक काल जो बहुत पहले हुआ करता था, अभी तो आधुनिक काल है। आधुनिक काल जल्द से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जुरासिक काल जो है उस समय बहुत पहले की बात किया जा रहा है। आसमान में बहुत तरह के पक्षी होते थे, अब तो दिखने वाले पक्षी अब नहीं दिखते हैं। छोटे छोटे जो देखा करता दिख रहा है। इतना इंटरनेट 5G 6G 7G लाइए 8G, पूरा विनाश कर दीजिए प्रकृति के, ठीक है। तो जुरासिक काल जो जगह उसी समय का ये बात किया जा रहा है। पक्षी और डायनासोर के बीच का काल आपका आर्कियोप्टेरिक्स। अंग प्रतिरूपण अस्वीकृति, ठीक है। अरे बाप रे, कहा जरा क्या क्वेश्चन आ गया। अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति इनके कारण होता है, किसके कारण से होता है? तो बताओ प्यार बच्चों किसके कारण से होता है? तो साइटोटॉक्सिक कोशिका के कारण। बताओ ये अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति किनके कारण होता है? थोड़ा देखिए, थोड़ा क्वेश्चन में बायोलॉजी लीजिएगा ना, तो बायोलॉजी में थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन आता है। इसका मतलब नहीं कि खराब क्वेश्चन हो गया। थोड़ा बायोलॉजी में जो होता है ना एनसीईआरटी का रहता है, थोड़ा हार्ड लैंग्वेज जैसा रहता है। तो ध्यान रखना, साइटोटॉक्सिक टी कोशिका के कारण क्या होता है? अंग प्रत्यारोपण। क्या होता है? साइटोटॉक्सिक टी कोशिका के कारण जो है प्यार बच्चों अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति होता है, इसी के कारण, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? तो बी नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। आपसे पूछा जरा एकदम मक्खन वाला लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस से परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा थर्टीन मात्रा पाई जाती है? तो सुनहरा धान होता है, सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल नाम है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रेथाउंदी रोग होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री से आपको एक के बार उठा लिए, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा? सुनहरा धान होना चाहिए, फटाओ कमेंट बॉक्स में। 39 नंबर क्वेश्चन सुनहरा धान क्यों? क्योंकि अनुवांशिक रूप से संशोधित जो चावल होता है, अनुवांशिक रूप से पढ़ा चुका हूँ। जीएमओ याद है? जीएमओ पढ़ाया हूँ, जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म। चाइना इतना आगे पहुंच गया कि बिना घुटने वाला बना दिया, और हम लोग क्या चाइना के लगभग आए हैं, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन तथा प्रोटीन पाया जाता था किसमें? सुनहरा धान में, ऑप्शन नंबर ए। और पता है आप लोग देखे होंगे, तब केतारी देखे हैं? केतारी देखिए क्यों होंगे, तो उसमें देखते हैं उतना सारा रस मीठा क्यों होता है प्रकृति के द्वारा? तो मानव भारत में जो पाया जाता है ना, जो गन्ना का, वो आर्टिफिशियल नहीं है, चाइना वाला आर्टिफिशियल है, ठीक है। उसको मोडिफाइड कर दे, वहां पर देखिएगा ना तो इस तरह से तोड़ देगा तुरंत, कैसे बोलते हैं गन्ना को। और हम लोग कितना भी मारे तोड़े दांत टूट जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। चाइना वाला इतना जेनेटिकली मोडिफाइड कर दिया है, क्या बताओ, एकदम कूट कूट एकदम टूट जाता है जैसे तोड़ता है, खूब उसमें मीठा मीठा रस रहता है। चाइना इतना आगे निकल गया, सोच लीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि जीनोटाइप तथा फिनोटाइप की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था? तो जोहानसन ने दिया था, ठीक है। जेनेटिकली और फिनोटिकली, ठीक है। फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है किसके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया सबसे पहले? तो वो जोहानसन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ऋतुस्राव चक्र के दौरान जो चक्रीय परिवर्तन होता है, जिससे कि
महिलाओं के अंडाशय का जो आंतरिक भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि ध्यान से सुनिए, गर्भाशय की बात कर रहा हूँ। ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन किसमें होता है? तो एंडोमेट्रियम नाम सुने हैं, जो कि आंतरिक भाग होता है उनमें, ठीक है। तो यही वाला परिवर्तन होता है ना, तो ऋतुस्राव चक्र होता है, और उसमें से हर 28वें दिन क्या निकलता है? कण निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना, एंडोमेट्रियम जो होता है ना, उसके उसी में से निकलता है, चक्रीय परिवर्तन होता है तब, ये आंतरिक भाग होता है, बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन, एमनियोसेंटेंस द्रव किसका विश्लेषण करता है? तो एम्नियोटिक द्रव का, इसका काम पता क्या है? इस तो बैन हो गया सरकार के द्वारा। इससे ये पता कर लिया जाता था कि पेट में पल रहा बच्चा पुरुष है या स्त्री, या कैसा है, हाथ से ठीक ठाक है कि नहीं, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। हो सकता है कहीं कहीं लागू हो। एमनियोसेंटेंस द्रव जो है किसका विश्लेषण किया जाता है? एम्नियोटिक द्रव का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हृदय का विकास किसके द्वारा होता है? हृदय का जो विकास होता है, जैसे कि कोई बच्चा अगर घर में पल रहा है, ठीक है, उसका जो विकास होता है हृदय का, वो मेसोडर्म द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मेसोडर्म। जो हृदय होता है ना हम लोग का, उसका किसके द्वारा विकास हो रहा है? तो मेसोडर्म के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मेसोडर्म। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। केसर, देखो केसर सबसे दुनिया का सबसे, केसर एक ऐसा मसाला है जो दुनिया में सबसे महंगा है। और केसर अभी से नहीं है 1400, 1500, 2000 नहीं, बहुत पहले से, बहुत पहले, बहुत पहले के मतलब समझ, बहुत पहले जब से पृथ्वी स्टार्ट है उस समय से केसर जो है, और काफी शुभ है ये, ठीक है। तो बताइए ये जो केसर है किस पौधे से प्राप्त होता है? तो क्रोका सटाइवस, कुरकुमा लौंग, तो क्रोका सटाइवस से प्राप्त होता है, ठीक है। जो केसर जो था कौन सा? क्रोका सटाइवस से प्राप्त होने वाला जो क्रोका सटाइवस पौधा होता है ना, उसी से प्राप्त होता है केसर, ठीक है, जो मसाला है और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महंगा मसाला है। अगला देखिए, नील हरित शैवाल 11th वाला को पढ़ाए, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता होता है नाइट्रोजन स्त्रीकरण कर लेता है। नाइट्रोजन स्त्रीकरण कराया ना, अरे यार इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नाइट्रोजन स्त्रीकरण क्या है, 5 नंबर में आ जाएगा। तो क्या कीजिएगा, अरे सारा चीज लिखवाया हुआ है, एक बार पढ़ते तो पता चलता है कितना आसान है कि याद हो गया है, 2-3 दिन रिविजन करेंगे तो जिंदगी भर के लिए कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप लोग वैसा है ही नहीं, मेहनत करना ना चाहते हैं, आपको लगता है कितना पढ़ना है, गजब की हाल है। मेहनत कीजिए तब ना, इतना आसान आसान एकदम चटनी चटनी क्वेश्चन रहता है। नाइट्रोजन स्त्रीकरण से जो होता है नित हैवाल शैवाल की विशेषता होता है, जिससे हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इंसुलिन की आणविक संरचना की खोज सैंगर ने किया था। कौन कहता है? इंसुलिन के आणविक संरचना की खोज, अरे भैया कौन किया था? सैंगर ने किया था। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग। पता था कि नहीं था? मैट्रिक से पढ़ना था। अब इतना मानव तरक्की कर गया कि इंसुलिन जो है कैसे कैसे बना दे रहा है कि क्या ही बतावे, ठीक है। मधुमेह जो होता है ना, जैसे कि चीनी वाला रोग हो जाता है, उसके लिए बात किया जा रहा था। प्रेरित गर्भपात क्या है? बताओ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कोई दंपत्ति एमटे पे क्या होता है पता है? कोई दंपत्ति नहीं चाहता कि मेरा पुत्र आगे जाए, तो उसको आप निकलवा सकते हैं, माँ के इच्छा अनुसार के पेट से इसको निकाल दिया जाए, ठीक है। अनचाहा बच्चा है, ठीक है, तो उसको निकाल दीजिए। तो वो सेफ होता है लगभग 12 हफ्ता तक, ठीक है, निकलवाने के लिए ध्यान में नहीं है, लेकिन 12 हफ्ता तक सेफ होता है। उससे ज्यादा हो गया तो सेफ नहीं है, पेटे में रखना पड़ेगा। हो सकेगा तो दान कर दीजिएगा बाद में। तो प्रेरित गर्भपात जो है इसको क्या बोलते हैं? एमटे। एमटे के का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और एमटीपी क्या है अभी मैंने बोला, उसको अच्छे भाषा में कमेंट करके लिख दो। नहीं रहा लिखल तो कल पीटेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, प्रेरित गर्भपात कहते हैं एमटे पे। और एमटे पे पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, हम वीवीआई एमवीवीआई में करवा दिए थे। और अभी नहीं करवाए थे, पता है कब करवा दिए थे? दिसंबर में शायद करवाए थे, ठीक है। और अभी तक क्लियर नहीं की हो, फिर दिसंबर आ रहा है, यानी कि एकदम लग रहा है कि एकदम रंगीन कर दे आप लोग को पीट के। प्रतिजैविक किससे प्राप्त होता है? बताइए किससे प्राप्त होगा? बढ़िया क्वेश्चन है। प्रतिजैविक सेफेलोस्पोरिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? देखिए कठिन कठिन शब्द आ जाता है ना, तो यही है बायोलॉजी। थोड़ा एनसीईआरटी का जब लेवल प्राप्त होगा ना, तब पता चलेगा कि थोड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है पढ़ने में। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका क्या हो जाएगा। प्रतिजैविक का मतलब जो है समझते हैं, एंटोबायोटिक कैसे होता है? इंग्लिश में बोलते हैं एंटोबायोटिक। प्रतिजैविक जो दवा होता है वो। प्रतिजैविक सिफेलोस्पोरिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो प्रतिजैविक सिफेलोस्पोरिन जो होता है ये कवक से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? पूछेगा कि कवक से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? कौन सा प्रतिजैविक? तो सिफेलोस्पोरिन। क्या चाहिए? सिफेलोस्पोरिन। अच्छा, ये एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक है मतलब कि दवा है। हाँ, किससे प्राप्त हो रहा था? कवक से। याद हो गया, आसान भाषा में मैंने कर दिया, इतना हार्ड भाषा के। प्रतिजैविक सेफेलोस्पोरिन जो होता है किससे प्राप्त होता था? कवक से प्राप्त होता है। इतना आसान भाषा में और कैसे करें बताओ? परजीवी आवृत बेजी होता है तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। क्या चाहिए होता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक पढ़ा चुका हूँ, 5 नंबर में आएगा और आया है 2000, क्या बताऊं कितना और बताऊं, 2020 में भी आया है, 2025 में भी आया है। चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधे को हम लोग बोलते हैं सैलोटी। कैसे बोलते हैं? सैलोटी। सैलोटी बोलते हैं जो चट्टानों पर बढ़ने वाला पौधा होता है ना, या उगने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं सैलोटी। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है संवहन उत्तक तथा झिल्ली किसके कमी की विशेषता है? बताओ। जलोद्भिद लगा देंगे, हमको पता है क्योंकि आप लोग जलोद्भिद में ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं। ठीक है, चलिए फटाफट बता दीजिए। संवहनी उत्तक, यांत्रिक उत्तक तथा झिल्ली में कमी होने किसकी विशेषता है? सुनिए, जो जलोद्भिद पौधा होता है जो जल में होता है उसमें संवहनी उत्तक होता है, यांत्रिक उत्तक होता है, ठीक है, और उसमें झिल्ली भी होता है। अब बताओ कमी हो रहा है तो किसका उदाहरण देगा? यानी कि बताएगा किसका मैं हूं, तो बतावेगा ना कि फलना के हैं। तो यहाँ पर आपका जलोद्भिद हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है। आप में विटामिन की कमी हो रहा है, ये तो इंसान है तो विटामिन की कमी हो रहा है, और इस इंसान में क्या कमी हो सकता है जो हानिकारक पहुंचा सकता है? मनुष्य में ऐसा क्या कमी है जो हानिकारक पहुंचा सकता है, जो आपको चिंता में डाल सकता है? क्या कमी है वो? आयोडीन का कमी, जैसे कि हो जाएगा क्या चीज, आयोडीन की कमी से क्या था? घेंगा रोग, तो वो कमी होता है मनुष्य में, और किसी में उतना बीमारी नहीं रहता है आयोडीन की कमी से। अगला देख लो, मैग्रोव जो क्षेत्र होता है इसमें कौन सा पौधा पाया जाता है? सुने पहले, मैग्रोव कहाँ पाया जाता है? पता नहीं पता था तो गए आप काम से। ये आया हुआ है 2025 में कि मैग्रोव कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन में पाया जाता है, जो कि कलकत्ता में पड़ता है। और ये अभी की बात नहीं है, ये पढ़ना था 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, उनको हमको वहीने से याद है। 8वां 9वां पढ़े थे ना, 7वां 8वां में पढ़े थे कि सुंदरबन पाया जाता है, मैंग्रोव पाया जाता था सुंदरबन में, और सुंदरबन कहा था? कलकत्ता में। तो सुन लीजिए, ये मैंग्रोव जो पौधा पाया जाता है राइजोफोरा पाया जाता है, ठीक है। मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है? तो राइजोफोरा। क्या चाहिए? राइजोफोरा। तो ध्यान रहेगा, तो एकदम ध्यान आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 53 नंबर क्वेश्चन, सुनहरा धान। अच्छा, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया, तो ये तो बताइए दीजिएगा आप लोग। सुनहरा धान एक जीएमओ पौधा, इसमें निगमित जिन किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो ये होता है प्यार बच्चों विटामिन ए। सुनहरा धान में कौन सा विटामिन ए? जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ये क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन जीवन को बढ़ाता तथा प्रेरित करता है? तो वो कौन करता है? आईए तथा काइनेटिन, ये प्रभावित करता है। अगला देख लीजिए 55 नंबर, अनुवांशिक अभिलाष के का कारण संभव है? तो एंड्रियो न्यूक्लियस पता ना, जो अनुवांशिक जो अनुवांशिक कैंची के नाम से काटता है, तो वही अनुवांशिक अभिलेषक का कारण संभव है। तो एंडोन्यूक्लियस लिखा हुआ है ना, एंडोन्यूक्लियस। अच्छा, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, बताओ कौन होगा दोनों में से? ए और सी दोनों में से कौन होगा? फटाफट बता दीजिए। एंडोन्यूक्लियस नाम सुने आप लोग? इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। 55 नंबर जो क्वेश्चन है, एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, तो एंडोन्यूक्लियस मैंने ए पर टिक कर दिया, जबकि एंडोन्यूक्लियस नहीं लिखा हुआ है, हेक्सोन्यूक्लियस लिखा हुआ है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस जानते हैं ना, आणविक कैंची के नारे, ये भी ना पता है कि आणविक कैंची एंडोन्यूक्लियस है, तब तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य आपका बायोलॉजी में चल रहा है। अगर पढ़ा दिए तब नहीं पता है, तब बहुत बड़ा दुर्भाग्य, क्योंकि एकदम चैप्टर में छाया हुआ चैप्टर में ये क्वेश्चन है कि आणविक कैंची है वो आपका एंडोन्यूक्लियस है। अभी भी ना पता है तो हम क्या ही करें बताइए? मेहनत तो करना है नहीं। टिटनेस द्वारा उत्पन्न भेष को किससे प्रभावित करेगा? तो स्वैच्छिक, जैसे टिटनेस हो गया, घाप गया कुछ और पता चल लो टिटनेस हो गया, तो किसके द्वारा? स्वैच्छिक मांसपेशियों को प्रभावित करता है। हम चाहेंगे कि अपना ये अंगुलों के हिलावे, हम चाहेंगे वो वाला अंगुली उठाना है तो नहीं उठ पाएगा। इस स्वैच्छिक मांसपेशियों को प्रभावित करेगा टिटनेस, ठीक है। और टिटनेस देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है निर्जलीय पौधा मछली नहीं है? देखिए, देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुगल शब्द भी आ गया ना। चलिए बता दीजिए, कतला, गेहूं, सलमान, बताइए 57 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। कहा जा रहा है कौन है मेरे प्यारे बच्चों मृत जलीय मछली नहीं है? देखो, कतला, गेहूं, मुगल, ठीक है, ये सब मछली का जो प्रजाति है ना, जो मृत जलीय, लेकिन सैलमन जो है ये आपका मृत जलीय नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, सैलमन।
अगला देख लीजिए, लोड़े नस्ल है, तो भेड़ की है। हिस्सैड्राइल भी आपका भेड़ की भी होती है। तो यहाँ पर याद रखना, भेड़ की प्रजाति होती है लोड़ी। लोड़ी नस्ल, सारा का लिस्ट लिखवा चुका हूँ, आप लोग को याद कर लीजिएगा, ठीक है। लोड़ी इज बेसिक। अगला देख लीजिए, शीश युक्त सिल्वर पेंट रंगहीन होने का कारण क्या है? तो सल्फर पेरोक्साइड क्या चाहिए बताओ? तो शीश युक्त सिल्वर पेंट के रंगहीन होने के कारण हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्या चाहिए? HF है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ध्यान रखिएगा, शीश युक्त और सिल्वर पेंट के रंगहीन होने के कारण हाइड्रोजन सल्फाइड है, HF है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। जल में BOD का स्तर नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? जल में BOD का स्तर 5 ppm नहीं होना चाहिए। अब तो कैसा कैसा सब पानी पी लेता, नल वाला भी। पहले के जमाने में कैसे पीता था? अब इतना आविष्कार हो गया। पहले के जमाना में था कि लोग सम क्या चे बोलते हैं, कुइया का ये पानी पी के जीता था 90 बरस। अब है कि केंट आरो, ये आरो, वो आरो सब पी करके वे 70 आते थे, घोटा के घुलट जाता है। 80 ऐसे तो घुलट जाएगा। पहले 100 150 जीता था कौन पानी पी के, कुइया के। बताइए पहले के जमाने में। अब देखिए क्या आया है कि जल में बीओडी का असर कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 5 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर उससे अधिक है तो पीने लायक है ही नहीं है, ठीक है। ये कहने का मतलब हुआ। तो 5 ppm से लगभग होना चाहिए। स्वादिक प्रसिद्ध नाइट्रोजनी स्त्रीकरण जीवाणु कौन है? तो स्वादिक प्रसिद्ध नाइट्रोजनी स्त्रीकरण जीवाणु जो है वो कौन सी है? बताइए प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चन है, नाइट्रोकोकस कि नाइट्रोसोमनस? बता दीजिए फटाफट नीचे। 61 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। राइजोबियम, चलिए बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप लोग को स्वादिक प्रसिद्ध नाइट्रोजनीकरण जो है राइजोबियम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्वादिक प्रसिद्ध कौन होता है? राइजोबियम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगला देख लो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि HIV हमला करता है टी हेल्पर कोशिका पर, और टी हेल्पर उस कोशिका पर आक्रमण करेगा तो शरीर लूज हो जाएगा, ला। अब कोई भी बीमारी तुरंत धर लेगा, क्योंकि उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो गया। क्यों कम हो गया? तो यहाँ से पता चला कि टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण कर दिया कौन? तो HIV कोशिका, इम्यूनोसियस वायरस। टी हेल्पर कोशिका का मददगार, टी हेल्पर कोशिका मददगार का मतलब टी हेल्पर कोशिका, ठीक है। इस पर आक्रमण होगा तो शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होके ध्वस्त हो जाएगा। अगला देखिए, महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौखिक गर्भ कौन सी होती है? बताओ। महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाले मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण में कैसे काम करते हैं? ये क्वेश्चन बताइए। जन्म नियंत्रण के विधि में पूछा क्वेश्चन आया है, और बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसके द्वारा प्रभावित होता है? बताइए। बताइए, कोई मान लीजिए महिला इस दवा का प्रयोग कर रही है, किस लिए प्रयोग कर रही है? बताइए। तो उसको पहला बात अंडोत्सर्ग को बाधित करना है। क्यों? अंडोत्सर्ग बाधित हो जाएगा तो उससे क्या होगा? जन्म नियंत्रण होगा, ठीक है। जन्म बच्चा नहीं लेगा। तो अंडोत्सर्ग को सबसे पहला बाधित करना होता है। अंडोत्सर्ग उत्पन्न हो रहा है उसको खत्म कर दो, ठीक है। तो यही होता है मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों का नाम, जिसमें माला डी माला एन यूज होता है, सहेली दवा भी यूज होता है, ठीक है। सारा चीज तीसरा चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, इम्यूनोसेंटिस विकासशील भ्रूण में निम्नलिखित में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? बताइए किसका पता नहीं लगाया जा सकता है इम्यूनोसेंटिस के द्वारा? बताइए, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे इस क्वेश्चन के बारे में। बताइए। देखिए, जितना भी अनुवांशिक है सारा पता लगा लेंगे। पूर्ण का लिंक क्या चाहिए? ठीक है, क्लाइफिल्टर सिंड्रोम पता लगेगा, डाउन सिंड्रोम, लेकिन पीलिया है तो दूसरा हो गया। इसके द्वारा हम लोग इसके बारे में कुछ पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पीलिया को जो है इसके द्वारा नहीं पता किया जाता। ये अनुवांशिक ना है। नेफ किससे संबंधित है? बताओ, नेफ किससे संबंधित है? 65 नंबर क्वेश्चन बताए, नेफ किससे संबंधित है? नेफ है वो किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन स्त्रीकरण से संबंधित है। किससे? नेफ पहले भी क्वेश्चन करवाया हुआ है नाइट्रोजन स्त्रीकरण से, क्वेश्चन बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अनुवांशिक अभियांत्रिक में प्रतिबंधन एंजाइम का काम क्या होता है? जो अनुवांशिक अभियांत्रिक होता है, अनुवांशिक अभिज्ञान का मतलब इसको हिंदी में हम लोग पता है क्या बोल सकते हैं? अनुवांशिक इंजीनियरिंग, ठीक है, इसको ये बोल सकते हैं। तो इसमें प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जा सकता है। बताइए किसके लिए प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग कर सकते हैं? फटाफट नीचे लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में, किसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं? तो अनुवांशिक अभियांत्रिक हम लोग उपयोग एंजाइम का उपयोग तभी कर सकते हैं जब किसी भी डीएनए के टुकड़े के लिए, मतलब किसी भी डीएनए के टुकड़े को ये करना वो करना है, तभी हम लोग अनुवांशिक अभियांत्रिक का प्रयोग करते हैं। किसी टुकड़ों को मान लो हटाना है तो इसी का ना यूज करेंगे। अरे इतना आसान क्वेश्चन पहले पढ़ाया हुआ चीज है। डी नंबर। 67 नंबर आए कि मृदुगुद पौधों की विशेषता होती है।
जितने मरुद्भिद पौधे होते हैं इसकी विशेषता क्या होती है, कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मरुद्भिद पौधे होते हैं इसकी विशेषता क्या होती है। पहला बात, मरुद्भिद पौधे में देखिएगा तो इसमें तो एपिडर्मिस एक परत नहीं, एक परत इसमें नहीं होता है। धास्य विरांध्र हो सकते हैं, निचली एपिडर्मिस पर धांसे डाल रहा, ये हो सकता है। बाड़ी झिल्ली ये भी हो सकता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, एक जिले में पाद पलक बहुतायात उगते हैं, किसके जोन में बताइए। एक जिले में पादप प्लवक बहुतायात उगते हैं, किसके जिले में बता दीजिए फटाफट। किसके जिले में यूज होगा, तो याद कर लीजिएगा लिग्नोटिक द्रव्य, लिग्नोटिक द्रव्य या जोन में ऑप्शन है। आप बताओ अनुवांशिक कोट की संख्या टोटल कितना है, हम बताएंगे, आप बताइएगा, क्वेश्चन छोड़ दें। टोटल 64 को कोड होता है, जिसमें से 3 को समापन कोड होता है, जो 3 को कोड नहीं करता है। टोटल 61 को बचा है, 61 को आपका कोड करता है, जिसमें प्रारंभिक कोडोन जो होता है AUG और GUG होता है। GUG और AUG होता है, ये आपका प्रारंभिक कोड होता है। सारा चीज पढ़ा चुके हैं। चटनी क्वेश्चन है, कौन बताएगा इसका, बताओ, छोड़ो 64 हो जाएगा। मानव में देखो ये क्वेश्चन, ठीक है। मानव में अनुत्सर्ग को प्रेरित कौन करता है, एलएच करता है। एलएच का मतलब क्या होता है, लेटिजाइनिंग हार्मोन, बता दो कमेंट बॉक्स में। एलएच का मतलब लेटिजाइनिंग हार्मोन, जो मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। इसका असर बढ़ता है कि घटता है, 14वां दिन कमेंट करके आपको बताना है। शुरू क्वेश्चन कर दिए थे। और लास्ट क्वेश्चन आपके समक्ष नजरों के सामने जिगर के पास, आंखों के पास आ गया, और आपको इसका कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि भ्रूणकोश का चित्र बहुत अच्छे तरीके, अरे ये तो ज्यादा अंदर से क्वेश्चन आ गया, हम बता दें इसका आंसर। रहने दो, फिर बताओ, आसान क्वेश्चन है। भ्रूणकोश की उत्पत्ति किससे होती है, ऑफलाइन वाले तो बताइए देगा। भ्रूणकोश की उत्पत्ति किससे हुई थी, भ्रूणकोश था ना ये वाला, ये उत्पत्ति कहाँ पर से हुआ था, बहुत अच्छा से हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है, फिगर के साथ 3 दिन पहले क्रैश कोर्स में। ये भ्रूणकोश है, इसकी उत्पत्ति 8 कोश की है, कहाँ से 8 कोश का कहाँ से आया, थोड़ा सा सोचोगे दिमाग लगा पता चला, रे तो बताए खेत, इतना चटनी क्वेश्चन घुमा के पूछा तब ऐसा ही पूछता है। चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोट्स आप लोग फटाफट से ले लीजिएगा, ये आपका बामन है, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके, लाइव चैट में नहीं। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।